नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वरों के प्रकार के बारे में। इस लेक्चर के पहले हमने स्वर के प्रकार बताए थे, एक टाइप का हो गया था। आज हम टोटल देख लेंगे जितने बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद आपने इस वीडियो के पहले देखा था। जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें, ताकि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमने देखा कि स्वरों के कितने भेद थे भैया? 4 भेद थे। पहला भेद हमने क्या बताया था? उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा हमने बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर। और तीसरा है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर। अगला है उत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के स्वर हैं जिनको बांटा गया है स्वरों को। तो उच्चारण काल के आधार पर हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान, मुख खुलने के आधार पर और रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद देखेंगे। तो ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इस वाले में उच्चारण काल के आधार पर हमने देखा था कि जो है 3 प्रकार के थे। काल का मतलब होता है समय। किसी स्वर को उच्चारण करने में, किसी स्वर का उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उस आधार पर जो है स्वरों का विभाजन किया गया है। तो ये 3 प्रकार के थे, हमने बताया था। क्या था? पहला ह्रस्व स्वर था, दूसरा दीर्घ स्वर था और प्लुत स्वर था। ह्रस्व स्वरों की संख्या हमने 4 बताई थी, दीर्घ की 7 बताई थी, प्लुत की कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। तो ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो हम आज इसको नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो आइए देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका हो गया अग्र स्वर, दूसरा हो गया मध्य स्वर या इसी को कहते हैं केंद्रीय स्वर, और अगला है आपका पश्च स्वर। अब इसको समझने के लिए हम उच्चारण स्थान वो कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं, कहाँ से वो निकल रहे हैं, उस आधार पर। तो मान लीजिए कि ये जीभ है या मुख गुहा है, ठीक है। तो जो अग्रभाग से निकलते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अग्रभाग से निकलते हैं, कुछ कंठ पीछे से निकलते हैं और कुछ मध्य भाग से निकलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अग्र स्वर हो गया और दूसरा बीच में क्या आएगा? मध्य स्वर आएगा, और यहाँ पर आपका पश्च स्वर आएगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए अगर आपने 3 लोगों को या 3 लड़कों को लाइन से खड़ा कर दिया, तो जो आपके सबसे पहले होगा, आपके सामने होगा, उसको आप पहला नंबर देंगे ना, पहला, दूसरा और फिर तीसरा, ठीक है। तो जो सबसे आगे है उसको हम कहेंगे एक पहला नंबर, जो बीच में है उसको कहेंगे दूसरा नंबर, और जो पश्च 3 ही व्यक्ति हैं तो ये तीसरा नंबर, ठीक है। अब इसको समझना, करना क्या है, केवल और केवल आप बीच में क्या लिख दीजिए, केवल और केवल आपको क्या लिख देना है? आ। ये जो ह्रस्व आ है वो जिह्वा के मध्य भाग से निकलता है। जब हम आ कहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो है जीभ का बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे धंस जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वो हमको करके नहीं देखना है, हमको बस केवल समझना है, क्योंकि सही उच्चारण आजकल कोई कर नहीं पाएगा। तो आप केवल और केवल ह्रस्व आ को बीच में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो इसमें लिखा हुआ है 3। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3 लिखा हुआ है। तो जो तीसरे नंबर पर है, तो जिन स्वरों में 3 जैसी संरचना होती है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत आसान है, याद रखना, समझना। आ तो यहां निकल गया, और किसमें संरचना होती है 3 जैसी? ये हो गया बड़ा आ, ये हो गया छोटा ऊ, ये हो गया बड़ा ऊ। ये तीसरे नंबर पर है, सब में 3-3 है, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा? आपका ओ बच गया और औ बच गया। अन और आह आपके अयोग वाह हैं, वो स्वर नहीं है, उसको हम आगे देखेंगे। अब बाकी जो बचे इसमें लिख दीजिए, पूरे के पूरे छाप दो इसमें अन और आह को छोड़ के। देखो क्या बचा आपका? छोटी ई बचा, बड़ी ई बचा, और क्या बचा? री बचा, ए बचा और आई बचा। ये आपके क्या हो गए? अग्र स्वर हो गए। कोई दिक्कत है यहां तक?
आपको करना क्या है कि मध्य स्वर को में क्या लिख देना है, छोटा आ लिख देना है। और जो 3 देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे पीछे जो है यहाँ से 1 2 3 करेंगे तो ये तीसरे नंबर पर आएगा, और जिनमें 3 3 वाली संरचना है वो सब उसमें हो जाएंगे। देखिए हालांकि 3 इसमें भी संरचना है, इसीलिए हमने बताया सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लिख देंगे जो बचे हुए हैं शेष, इसमें हम लिख देंगे तो वो अग्रस्वर हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मध्य स्वर को और क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में है, मध्य में है, बीच में है, इसलिए इसको मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। जिस्म से रूह तक बातें उतर जानी चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है, केवल समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसको जल्दी जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख खुलने के आधार पर देखिए क्या होता है। मुख खुलने के आधार पर अगर हम देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया समृत स्वर। कौन सा स्वर, समृत स्वर। दूसरा है अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। और तीसरा है आपका अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत, और फिर विवृत। ये हो गया 4 प्रकार के हैं। अब देखो, अब आपसे कह सकता है कि मुख खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का क्रम क्या होगा वर्णमाला में। अब आप रटा रटाया पढ़ रहे हो। अब देखिए परीक्षाओं का ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए हमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। वही चीजें रटी रटाई पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पर तो बाढ़ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 मिनट का वीडियो देखते हैं और उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बारिश की जाए वाला चाहे 50 बार देख लोगे, वो आपके किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग मनोरंजन मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम से कम जो काम की चीज़ है उसको तो पूरा देखिए। मैं अपने वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। कोई भी वीडियो आप देखिए नॉलेज से संबंधित, ठीक है। और आप जानते हैं बुढ़ापा नज़दीक है, आजकल एग्ज़ाम क्रैक करने में सालों लग जाते हैं। तो जब तक आप अच्छे से बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे, सीरियस होकर के तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप तैयारी करते रह जाएंगे। इसलिए मेरी बात थोड़ा बहुत मानिए। तो यहाँ पर क्रम क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके से दे दे, अर्ध समृत यहाँ लिख दे, फिर समृत इधर लिख दे, और विवृत लिख दे, और इधर उधर क्रम करके लिख देगा, और कहेगा कि बताओ भाई मुख खुलने के आधार पर स्वरों का क्रम क्या है। अब यहाँ पर देखिए समृत का मतलब होता है जब सबसे कम मुख खुले, सबसे कम मुख खुले, सबसे कम मुख खुले। इसमें थोड़ा और खुले, थोड़ा और मुख खुले, और इसमें और थोड़ा और थोड़ा, और इसमें इसकी अपेक्षा इसमें जो है सबसे ज्यादा मुख खुलता है, सबसे ज्यादा मुख खुलता है। तो ये हो गया सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, लगातार ये क्रम से है। तो क्रम लगाने को दे दे तो समृत, समृत के बाद अर्ध समृत, अर्ध समृत के बाद अर्ध विवृत और विवृत, ठीक है। तो ये क्रम हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समृत में हमने बताया कि सबसे कम जिसमें मुख खुले, जिसमें सबसे कम मुख खुले उसको कहते हैं समृत स्वर। अब इसमें क्या है, देखिए जब हम ई और ऊ कहते हैं तो क्या होता है, बहुत ही कम मुख खुलता है, केवल और केवल होंठ ही थोड़ा सा उठती हैं, केवल होंठ थोड़ा सा उठती है। आप खुद बोल करके देख लीजिए, जैसे आपका ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, और इसके अलावा री हो गया। इसमें मुख नहीं खुलता, केवल होंठ हिलती है जरा सा। अगर हम अर्ध समृत की बात करें तो देखिए अर्ध समृत में क्या है, एक सनी देओल का डायलॉग है, ओए, क्या है, ओए। तो यहां पर ओ और ए याद रखना है आपको। तो ये 2 हो गए अर्ध समृत में। क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, एक हम छोड़ देते हैं, और विवृत में क्या लिख देंगे, बड़ा आ। बड़ा आ में देखिए सबसे ज्यादा मुख खुलता है, ठीक है। अब आप बोल करके देख लीजिए। अब जिन लोगों का मुख नहीं खुल रहा है पूरा का पूरा, तो समझ लीजिए उनके ऊपर विमल का साइड इफेक्ट हो गया है ना। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में है कैंसर का दम, है ना। और नीचे लिखा होता है केसर युक्त गुटखा, लेकिन केसर युक्त गुटखा नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, यहां पर लिखा होता है जैसे केसर युक्त गुटखा। तो केसर में क्या है, एक मात्रा लगाना भूल गए, यहां पर होना चाहिए कैंसर युक्त गुटखा, ठीक है। तो आजकल धड़ल्ले से खाया जा रहा है ना, बिल्कुल चिंपैंजी जैसे दांत बना लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्ध विवृत, अब बाकी जो बचे सब यहां पर छाप दो, क्या दिक्कत है। तो अब देखो क्या क्या बचा, ई हो ही गया है, ऊ हो ही गया है, री हो ही गया है, तो बचा गया है भाई, बचा है, बिल्कुल क्यों नहीं बचा है। यहां पर अय आपका बचा है,
छोटा आ आपका बचा है, इसके अलावा देखो औ भी बचा हुआ है। इसके अलावा एक और अ बोला जाता है, ये वाला, इसको कहते हैं आगत स्वर। ये आगत है। आगत का मतलब ये होता है जब किसी दूसरी भाषा से हिंदी में शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं ये वाला वर्ड आपको हिंदी वर्णमाला में नहीं मिलता है, ये वास्तव में अंग्रेजी का है। जैसे हम ऑफिस लिखते हैं, कॉफी लिखते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपको दो टाइप के मिलेंगे। कौन कौन से दो टाइप हैं? पहला टाइप आपका हो गया मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा आपका हो गया संयुक्त या यौगिक स्वर, संयुक्त या यौगिक स्वर, ठीक है। मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है टोटल। कौन कौन से हैं मूल स्वर? एक तो आपका हो गया ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। यानी कि जब वर्णमाला की रचना हो रही थी तो उस समय हमारे पास स्वर कितने थे? तो 4 ये, और संयुक्त स्वर कितने? 7। अब इसकी परिभाषा क्या होगी मूल स्वर की? कि ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वरों के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। अगर हम आ को कहें कि किस किस से मिलकर के बना है तो आप इसको नहीं तोड़ पाओगे। ई को कहें तो ये नहीं तोड़ पाओगे। ऊ को अगर हम कहें तो नहीं तोड़ पाओगे। री को नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। ये किसी अन्य स्वर से नहीं बने हुए होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। प्रारंभ में हमारे पास यही स्वर थे, उसके बाद इन्हीं से मिला करके संयुक्त या यौगिक स्वर बनाए गए। क्योंकि ये मूल स्वरों के को संयुक्त करके बनाए गए हैं, उनका योग करा के बनाए गए हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? संयुक्त या यौगिक स्वर। आइए देखते हैं इनकी संख्या 7 कैसे है। देखो, अगर आ के साथ हम क्या मिला दें? आ के साथ अगर हम आ मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है? यहां पर बन गया बड़ा आ, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, अगर हम ई के साथ क्या मिला दें? ई मिला दें, छोटी ई, तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। उसी तरीके से तीसरा अगर हम देखें, अगर ऊ के साथ हम क्या मिला दें? ऊ मिला दें तो ये क्या हो जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। उसी तरीके से चौथा देखिए, अगर हम आ के साथ ई मिला दें, अब देखिए हमारे पास आ भी है यहाँ पर और ई भी है, तो इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो देखो क्या बन जाता है? तब बन जाता है ए। और जब हमने ए बना ही लिया है तो हम आ के साथ अब क्या रख दें? ये वाला इधर जोड़ देंगे तो ये आ ए क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। इस तरीके से अय हमने बना लिया। अब देखो छठा, देखो कैसे बनता है। अगर हम आ के साथ क्या मिला दें? ऊ, हमारे पास आ भी है और ऊ भी है पहले से ही, तो हम आ और ऊ मिला देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। उसी तरीके से देखिए, अगर हम आ के साथ आ हमारे पास है ही, वो हमने यहां बना ही लिया है, तो वो इधर लाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आओ। अब देखिए ये टोटल 7 आपके किसी ना किसी योग से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त या यौगिक स्वर कहते हैं। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वरों के बारे में थोड़ा और जानेंगे। आइए देखते हैं स्वर। स्वरों के प्रकार तो हो ही गए। अब स्वर को देखें तो ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ये री। ए, आय, ओ, औ, अन और ये आ। अब देखो एक प्रश्न उठता है कि स्वर 11 होते हैं या 13 होते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं कि कब 11 और कब 13 होते हैं। तो देखिए यहां पर जब आप जोड़ेंगे तो यहां से लगा करके यहां तक, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास स्वर बचते हैं 11। अगर इनको जोड़ लें तो हो जाते हैं 13। और अगर आपसे कहे कि रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 11। इसके पहले हमने रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद देखे थे, तो हमने बताया था कि 4 मूल स्वर हैं और 7 यौगिक स्वर हैं, तो इनको जब जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा? 7 4 11। यानी कि जब वर्णमाला की रचना हो रही थी तो ये नहीं थे, अन और आ नहीं थे, ये बाद में आए शुरुआत में। और अगर हम देखें तो यही थे केवल, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था और ये वाला था, फिर इनसे जोड़ करके ये बने, फिर आगे चल करके ये भी जोड़ेगा, जिनको अयोगवा कहा जाता है। अब चूंकि हमारे पास स्वर 11 ही है, लेकिन हम प्रयोग कितने करते हैं? 13 स्वर। देखिए इनका भी प्रयोग होता है स्वर के रूप में एज ए वॉवेल्स। तो यहां पर अगर आपसे कहें कि प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो हम क्या बताएंगे? 13 होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब थोड़ा और जानते हैं स्वरों के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि अयोगवाह क्या है।
देखिए एक विद्वान हैं हिंदी के प्रसिद्ध किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने अन और आह को क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। अन और आह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह, योग का मतलब जुड़ना होता है, उसके आगे आ जोड़ देंगे, मतलब किसी के साथ योग ना हो उसको कहते हैं अयोगवाह। यानी कि ये जो अन और आह है ये ना तो पूरी तरह से स्वर के साथ और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अयोगवाह। पूरी तरह से मतलब ये है कि अगर हम यहां पर लिखें, जैसे हमने यहां पर लिखा इमली, तो देखिए यहां पर व्यंजन है, पूरा का पूरा व्यंजन जुड़ा हुआ है, और यहां पर देखिए पूरा का पूरा स्वर इस व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस व्यंजन के साथ पूरा का पूरा स्वर जुड़ा हुआ है, तो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी पूरी तरह से जुड़ सकता है, और आधा माँ भी हो सकता है, आधी ई भी हो सकती है, यानी कि उसकी मात्रा हो सकती है। लेकिन यहां पर इन दोनों में ऐसा नहीं होता है, कभी भी पूरी तरह से ना तो किसी स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ जुड़ेंगे। आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं तो अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है पंकज, क्या लिखा हुआ है? पंकज। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इसने क्या किया है? अपनी केवल और केवल बिंदी दे दिया है, ये पूरी तरह से कभी नहीं जुड़ता है। उसी तरीके से लिखा हुआ है पंक्ति, जैसे पंक्ति लिखा हुआ है तो इसने क्या किया? अपनी बिंदी दे दिया और ये नहीं गया, ठीक है, ये नहीं जुड़ेगा, कहीं भी आप देख लीजिए। उसी तरीके से अब आप सोचते होंगे कि अंग लिखा हुआ है या अंकित लिखा हुआ है, इसमें तो अन पूरा जुड़ा हुआ है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये वास्तव में क्या है? ये आपका आ है, उसके ऊपर अन की बिंदी लगाई गई है। चूंकि इन दोनों की स्थिति एक जैसी है इसलिए हम विभेद नहीं कर पाते हैं, तो इस बात को याद रखना, अन कभी भी या आ कभी भी पूरी तरह से ना तो स्वर के साथ जुड़ेगा और ना ही व्यंजन के साथ जुड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी तरीके से और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इंक लिखा हुआ है, इंजन, ईंधन, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर, अब इंक तो हम ऐसे तो लिखते नहीं है, क्योंकि ये गलत माना जाएगा। अन कभी भी कहीं भी देख लीजिए पूरी तरह से नहीं जुड़ेगा। वैसे ही अगर हम आह के उदाहरण देखें, आह का उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हम लिखते हैं प्रायः, तो प्रायः ये दो बिंदियां लगा देते हैं, लेकिन कभी भी हम प्रायः ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये सही नहीं माना जाता है, ये गलत हो जाएगा। प्रायः ले लीजिए, उसी तरीके से अतः ले लीजिए, है ना, प्रायः हो गया, अतः हो गया, सार्थतया हो गया। तो बिंदी केवल ये अपने केवल बिंदी देता है, पूरी तरह से योग नहीं करता है, इसलिए इनको किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और जानते हैं। अब देखो आ और आ जब हम कहते हैं तो ये कहां से उच्चारित होते हैं? आ बोल करके देखिए तो आपको लगता है कि जो है कंठ से इनका उच्चारण हो रहा है, तो इनको क्या कहते हैं? कंठ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ स्वर कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? कंठ स्वर हो गए। अगर हम ई कहें तो आप जानते हैं जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो तालु में स्पर्श करता है कि नहीं करता है? इसका मतलब ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये क्या है? ये आपका तालव्य व्यंजन है। क्या है? तालव्य व्यंजन है। और अगर हम ऊ और ऊ कहें तो आप जानते हैं जब हम ऊ कहते हैं तो हमारी होंठ की आकृति जो होती है वो क्या हो जाती है? गोल हो जाती है, ठीक है। होंठ का प्रयोग होता है इसमें, जब तक होंठ गोल होगी नहीं ऊ का उच्चारण सही से हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? ये ओष्ठ है। ये क्या है? ओष्ठ स्वर है। और री की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये आपका दंतमूल स्वर है। क्या है? दंतमूल। दंतमूल का मतलब दांत की जड़ पर जीभ स्पर्श करती है, तो ये दंतमूल हो गया। तो ये दोनों ओष्ठ हो गए, ये दोनों तालव्य हो गए। अब यहां पर हम कैसे बताएं? देखो इसके पहले हमने यौगिक स्वर में क्या बताया था? एक ऐसे बनता है, तो हमने बताया था कि अगर हम आ के साथ ई जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो जब आपको आ पता है कि आ कैसा स्वर है, यहां आप देख रहे हैं आ जो है ये कंठ से निकलता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम ई की बात करें तो आप जानते हैं ई जो है तालु से निकलता है, तो ये तालव्य स्वर है। क्या है? ये तालव्य स्वर है। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो इन दोनों से चूंकि कंठ और तालव्य आ और ई से मिलकर के ए बनता है, तो ये जब जुड़ेगा आपस में तो ये कंठ तालव्य हो जाएगा। इसका मतलब जो ए है वो आपका कैसा स्वर है? ये कंठ तालव्य स्वर है। कैसा है? कंठ तालव्य। क्लियर हो गई बात? उसी तरीके से अगर हम अय की बात करें
तो अय आप जानते हैं कैसे बनता है, अगर हम आ के साथ ए जोड़ दें तो क्या बन जाता है, अय संयुक्त स्वर में हमने बताया है या यौगिक स्वर में। अब आ जानते हैं आप क्या है, ये कंठ स्वर है, और ए आप जान ही गए हैं कि कंठ तालव्य है, तो ये कंठ तालव्य है, तो यहां पर हमने लिख लिया कंठ तालव्य। बात समझ में आ रही है। जिस्म से रूह तक नसों नसों में उतर जाना चाहिए। अब आप लोगों को जन्म जन्मांतर से रटने की आदत पड़ गई है, तो जो मस्तिष्क में जंग जमा हुआ है उसको छुड़ाइए, ठीक है। और जो 50 किताबें और 50 प्लेटफार्म देखते हो 2-2 मिनट 1-1 मिनट देख करके, है ना, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा यही है 10 चैनल या 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक चैनल 10 बार देख लिया जाए या एक किताब 10 बार पढ़ ली जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 10 किताबें 10-10 किताबें 4-4 किताबें रखी रहती हैं और पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। वही हाल यहाँ पर भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, थोड़ा देखा फिर दूसरा देखा, थोड़ा देखा फिर दूसरा देखा, है ना। तो ये नहीं करना है, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। भले ही थोड़ा आप स्पीड तेज कर सकते हैं अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो अगर विद्यार्थी को समय नहीं है तो फिर उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, फिर इसके लिए समय देना पड़ेगा। वो जमाने जाने दीजिए 2015 के पहले, अब आपको अच्छे से समय देना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंठ तालव्य, अब आ हो गया कंठ और ए हो गया कंठ तालव्य। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंठ कंठ तालव्य 2 बार तो बोलेंगे नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी कंठ तालव्य है। क्या है आपका, कंठ तालव्य है। इसका मतलब आपका ए भी क्या है, कंठ तालव्य है, और ऐ भी क्या है, कंठ तालव्य है। इसका मतलब ये दोनों हमने क्या निकाला, ये कंठ तालव्य है। क्या है, कंठ तालव्य है। अब ओ को अगर हम देखें, इनको देख लेते हैं क्या है। अब ये तो स्वर है नहीं, ये तो अयोगवा है, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ओ की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं आ के साथ अगर हम ऊ जोड़ दें तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और आ आप जानते हैं ये कंठ है, क्या है, ये कंठ स्वर है, और ऊ आप जानते हैं ओष्ठ है, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ स्वर, या इसको हम कंठोष्ठ कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से अगर हम आ के साथ ओ जोड़ दें तो क्या बन जाता है, औ। तो आप जानते हैं आ कंठ से निकलता है, और ओ आप निकाल ही चुके हैं, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ। तो कंठ कंठ 2 बार नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, ये भी हो जाएगा। तो औ भी आपका क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। इसका मतलब ये दोनों क्या निकल करके आए, कंठोष्ठ। क्लियर हो गई बात। अब अगर आपसे कह दे कि इनका क्रम क्या होगा, स्वरों का क्रम क्या होगा। अब ये वाला ये पूछा है कि कंठ निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं, तो ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है आपका, आगे भी ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रटिए नहीं, आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। क्रम लगाने को कह दे तो 4 का क्रम देगा। हो सकता है कि यहां से शुरुआत कर दे, कंठ तालव्य ओष्ठ दंतमूल, या यहां से दे दे तालव्य ओष्ठ दंतमूल कंठा तालव्य, या यहां से कहीं से भी आपको दे सकता है, और आपको बढ़ता हुआ क्रम लगाने को दे देगा, ठीक है। अब आज कल के आने वाली परीक्षाएं जो हैं उसमें अब इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग बस वही घिसा पिटा ज्ञान पढ़ रहे हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं, और जब प्रश्न आ जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो क्रम क्या होगा, यहां पर हो जाएगा कंठ, उसके बाद तालव्य, तालव्य के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद दंतमूल, दंतमूल के बाद कंठा तालव्य, फिर उसके बाद कंठोष्ठ, और फिर यह योगवान। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब ये 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बात 1975 की है। 1975 में 10 जनवरी को, कब, 10 जनवरी 1975 को एक जगह है नागपुर, तो नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है, और इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से जो है क्या किया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को। क्लियर हो गई बात। तो पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, 1975। विश्व हिंदी दिवस
कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। क्लियर हो गई बात? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इंदिरा गांधी। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। एक है केवल और केवल हिंदी दिवस, या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या भारतीय हिंदी दिवस, ये विश्व हिंदी दिवस है, या इसको अंतरराष्ट्रीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस बोल सकते हैं। इसको भारतीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस बोलेंगे। तो हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लगा करके 351 तक हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में जोड़ा गया था। किस रूप में जोड़ा गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में जोड़ा गया था। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमने आज स्वरों के बारे में अच्छी तरह से देखा, स्वरों के भेद कितने हैं। बाकी जो अर्ध स्वर वगैरह हैं जो बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्यंजन के ऊपर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इन सब बातों के साथ अपने लेक्चर का समापन करते हैं। नमस्कार।